दोस्तों, दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में एक बैंक मैनेजर अपनी मां का इलाज करवाने के लिए गया हुआ था। तभी उसकी नज़र वहां एक लड़की पर पड़ती है जो कि डॉक्टर के लिबास में थी। वो उसे देखता है तो उससे अपना चेहरा छुपाने लगता है। वो सोचता है कहीं इसकी नज़र मुझ पर ना पड़ जाए। लेकिन दोस्तों, अब वो जो लड़की है वो भी उस युवक को देख लेती है, उस मैनेजर को देख लेती है। लेकिन वो उसके पास आती है और कहती है, एक्सक्यूज मी। अब दोस्तों, जैसे ही उन दोनों का आमना सामना होता है, ये कई सालों के बाद हो रहा था, वैसे ही वो आदमी जो है वो हक्का बक्का रह जाता है। वो महिला डॉक्टर जो है वो संकोच करते हुए कहती है कि क्या आप वही हैं जो बैंक में मैनेजर थे। दोस्तों, वो कुछ बोल नहीं पाता है। आखिर ऐसा क्यों होता है और क्या कुछ हुआ था? बहुत ही रोचक कहानी। आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस वही रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, ये कहानी है दिल्ली के करोल बाग की। एक युवक जिसका नाम प्रीतम होता है। प्रीतम जो है एक बैंक का मैनेजर था। वो उस अपनी माँ का इलाज कराने के लिए कई हॉस्पिटल से भटकता हुआ दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में पहुंचता है। वहां पर जब वो जाता है, उसकी मां को कैंसर होता है। जब वो हॉस्पिटल में इधर उधर चक्कर काट रहा था, बहुत परेशान हो जाता है। तभी उसकी नज़र एक महिला डॉक्टर, जिसकी उम्र करीब 27-28 साल की थी, उसका नाम जो है वो रागिनी होता है। जब रागिनी पर पड़ती है तो दोस्तों, वो अपना चेहरा छुपाने लगता है क्योंकि बात ही कुछ ऐसी थी। और उसके बाद फिर वो वहां से निकल ही रहा था कि तभी रागिनी की नज़र उस बैंक मैनेजर पे यानी कि प्रीतम पर पड़ जाती है। उसका नाम प्रीतम होता है। तब जब वो रागिनी उसको देखती है तो दोस्तों, वो पहले तो हैरान हो जाती है, लेकिन फिर वो जो है उसके सामने आ जाती है और आकर कहती है कि एक्सक्यूज मी, क्या आप बैंक में काम करते हैं? अब दोस्तों, वो सन्न रह जाता है क्योंकि वो तो उससे छुपना चाह रहा था और ये आकर जो है खुद सामने से उसे बोल रही थी। वो कहता है कि हाँ, आपने सही पहचाना, मैं वही हूँ। उसके बाद वो उसे सॉरी बोलती है, कहती है कि मुझे माफ़ कर दीजिएगा और मैं जो है उस दिन मुझसे बड़ी गलती हुई थी। अब जो प्रीतम है वो कहता है कि उस दिन तो आपने माफ़ी नहीं मांगी थी। उस दिन आप माफ़ी मांग ली होती सारा किस्सा ख़त्म हो जाता। आप आज किस लिए माफ़ी मांग रही हो? और उसके बाद दोस्तों, वो कहती है कि सर, उस समय मैं नासमझ थी, नादान थी, लेकिन आज आप प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। और मैं तब से जो है गिल्टी फील कर रही थी, यही सोच रही थी कि अगर किसी मोड़ पर कहीं आपसे मुलाकात हो जाएगी तो माफ़ी मांग लूँगी। अब दोस्तों, वो इसलिए माफ़ी मांग रही थी क्योंकि उस दिन जो है कुछ ऐसा हुआ था कि जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। बात है 8 नवंबर 2016 की, जब देश में नोटबंदी कर दी गई थी और जिस वजह से काफ़ी लोग बहुत परेशान हो गए थे। तो उसी समय ना जाने कितने लोगों की शादियां थी और दोस्तों, जो रागिनी थी उसकी भी शादी जो है वो 15 नवंबर को होनी थी। अब शादी की सारी तैयारियां हो चुकी थी, शादी में मात्र 1 हफ्ते बचे थे। लेकिन अब अचानक से जब नोटबंदी कर दी गई तो सारा पैसा जो था वो बैंक में ही पड़ा था। जो भी दहेज के थे और भी लेन देन करने थे, सारे पैसे जो है बैंक में पड़े थे। नोटबंदी करने की वजह से अब सारा जो है उन लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बैंकों में लंबी लंबी लाइनें लगती हैं मात्र कुछ रुपयों के लिए। आदमी रात रात भर इधर उधर एटीएम के चक्कर लगाने लगता है। अब जो रागिनी थी उसकी भी समस्या ये थी। अब उसके घर में जो उसकी माँ थी, उसकी बहन थी, उसके पिता थे, भाई थे, ये सारे लोग जो है परेशान हो जाते हैं और वो अलग अलग जगहों पर जाकर बैंक में लग जाते हैं क्योंकि बस जो है 1 हफ्ते बाद ही शादी थी। सोच रहे थे कहीं से जो है वो कैश निकल जाए, लेकिन दोस्तों, बहुत ही मुश्किल हो रहा था। अब इसके लिए जिनको शादी की बहुत सारी शॉपिंग भी करनी थी, लेकिन अब वो सारा कुछ छोड़ के ये लोग बैंकों की लाइन में जो है वो रोज लग जाते थे। रोज इधर उधर एटीएम की तलाश करते थे, कहाँ से 2000 रुपये का नोट निकल रहा है और उसके बाद जो है अपनी कुछ शॉपिंग वगैरह की जाए। लेकिन अब इसी क्रम में जब बैंकों में लाइन लगती थी तो दोस्तों, सुबह जो है 5 बजे से क्या शाम को ही लग जाती थी अगले दिन पैसे निकालने के लिए। तो इसी क्रम में अब जो है जो रागिनी थी वो भी जाकर बैंक में
5 बजे जो है लाइन लगा देती है SBI बैंक में, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। वहाँ पर लाइन लगाने के बाद अब वो सोचती है कि जैसे ही बैंक खुलेगा, तो उसके आगे भी 10-20 लोग लगे थे लाइन में, क्योंकि कुछ तो पिछली ही शाम से लगे थे। सोचती है चलो 1-2 घंटे में जो है पैसे तो कुछ मिल ही जाएंगे। तो वो लाइन में लगती है। कुछ देर बाद जो है उसकी माँ आ जाती है, वो भी लाइन में लग जाती है। ये दोनों वहाँ बैठे बैठे 5 बजे से 8 साढ़े 8 बज जाता है, और तब तक उनके पीछे की लाइन जो है वो सैकड़ों लोगों की हो जाती है। गहमा गहमी, हंगामा और यही सब हो रहा था। लाइन में लगने के लिए झगड़ा बवाल यही सब हो रहा था। पुलिस भी वहाँ पर लगी थी। लेकिन जब 8:30 बजते हैं तो रागिनी अपनी माँ से कहती है कि मम्मी मैं जाती हूँ, ब्रश वगैरह करके आ जाती हूँ, कुछ चाय वाय पी आती हूँ, उसके बाद तू जाना अपना जो है ब्रश वगैरह कर आना। कहती हैं कि ठीक है चले जाओ। अब वो दोस्तों जाती है, ब्रश वगैरह करती है, चाय पीने में उसे कुछ टाइम लग जाता है। लेकिन जब वो आती है वहाँ पर करीब 9:15 साढ़े 9 बज चुके थे। तब तक जो है काफ़ी गहमागामी हो चुकी थी। बैंक खुलने का समय हो गया था। जो बैंक का कर्मचारी था, असिस्टेंट मैनेजर था, वो दोस्तों पहले लाइन दुरुस्त करवा रहा था, क्योंकि वो काफ़ी परेशान हो जाता है। कहता है कि भाई पहले आप लोग लाइन मेंटेन करो, पुलिस वालों से कहता है, उसके बाद ही हम लोग काम कर पाएंगे। ये जो फालतू लोग आ जाते हैं यही जो है बवाल करते हैं। तो अब पुलिस वालों के साथ वो जो है लाइन मेंटेन करने में लगा था। सबसे पूछ रहा था कि ये सही जगह पर हैं। लोग कहते अगर सही जगह पर हैं तो ठीक है, हाँ, वो उनको रहने देते थे। अब रागिनी जो है जब आती है और अपनी माँ के सामने वो लगने की कोशिश करती है, क्योंकि अभी तो कुछ देर पहले वो गई थी, पौना घंटे उसको हो चुके थे। लेकिन अब आगे पीछे वाले कोई उसका साथ नहीं देते। कोई नहीं चाहता कि जो है कोई और जो है लाइन में लगे और उनका देर हो। तो इसीलिए वो जो है रागिनी को कहते हैं कि तुम कहाँ से आ गई। वो कहती है कि अरे अभी तो मैं यहीं से गई हूँ और 5 बजे से यहाँ पर लगी हूँ, सुबह से ही। लेकिन दोस्तों अब उसको घुसने नहीं देते। अब ये बात जो है, जो वहाँ पर वो मैनेजर होता, असिस्टेंट मैनेजर प्रीतम, वहाँ तक जाती है। वो पुलिस वालों के साथ आता है कि यहाँ पर क्यों बवाल हो रहा है। तो कहते हैं कि ये ज़बरदस्ती घुसने की कोशिश कर रही हैं। रागिनी कहती है नहीं, मैं यहीं पर खड़ी थी, ये देखो मेरी मम्मी है। उसकी माँ कहती है कि हाँ यहीं पर तो खड़ी थी, हम लोग कब से खड़े थे, अभी तो ये चाय पीने गई थी। लेकिन दोस्तों अब कई लोग कहते थे नहीं नहीं, ये ज़बरदस्ती घुस रहे, महिलाएं ऐसे करती हैं, लड़कियां ऐसे ज़बरदस्ती करती हैं। तो प्रीतम के ऊपर काफ़ी दबाव बन जाता है। वो कहता है कि ऐसा करो कि तुम जो है यहाँ पर अगर लोग कह रहे नहीं थी तो तुम मत रहो और तुम जाओ पीछे से लाइन में लगो। वो कहती है ऐसे मैं कैसे लाइन में पीछे से लगूं, मैं यहीं पर थी और यहीं पर रहूंगी। अब उसे नहीं पता था कि ये जो है असिस्टेंट मैनेजर है। वो सोचती है कि होगा कोई ऐसे, उससे बहस कर लेती है। वो कहता है कि अगर तुम बहस करोगी तो ये इनको भी निकाल दूंगा, अपनी माँ को तो घुसा ही दिया, तुम भी जबरदस्ती घुसने की कोशिश कर रही हो। वो कहती है ये क्या बात हुई, और देखती हूँ कौन मुझे लाइन से निकाल देगा। वो दोस्तों वहाँ पर घुसने की कोशिश करती है, थोड़ा 2-4 शब्द जो है उनको कड़ा बोलती है, तो वो लोग उसके साथ उसकी माँ को भी निकाल देते हैं। अब जब लाइन में निकाल देते हैं दोस्तों, इतना फ्रस्ट्रेट हो जाती है, इतना वो जो है विचलित हो जाती है, क्योंकि कई घंटों से वहाँ पर लगी थी और पिछले 2-4 दिनों से वो परेशान ही थी। ये करीब 11-12 तारीख की बात थी, 15 तारीख उसकी शादी होनी थी। तो दोस्तों अब वो आओ देखती है, नताओ देखती है और प्रीतम को जड़ाजड़ 2 थप्पड़ जो है वो धड़ाधड़ जड़ देती है और उसके बाद उसे जमीन पर गिरा देती है, क्योंकि उसको गुस्सा बहुत आ गया था। अब जब तक लोग संभल पाते, कुछ समझ पाते, 1-2 लात भी उसको लगा देती है। अब उसके साथ जो पुलिस थी वो तो हक्का बक्का। अब वो जो है, हालांकि प्रीतम इतना कमजोर नहीं था, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि कोई इस तरीके से उसके ऊपर हमला भी कर सकता। ये हट्टी कट्टी जो है एकदम युवा थी उस समय, और ये जो है उस समय ग्रेजुएशन कर रही थी। तो उसको जब गिरा देती है और उसके बाद फिर वो जब पलटवार करने ही वाला था, करता क्या, वो तो जैसे ही खड़ा होकर कुछ अपने आप को संभल पाता, तब तक पुलिस जो है बीच में पड़ जाती है और लोग बीच में आ जाते हैं, प्रीतम को अलग करते हैं और जो रागिनी थी उसे भाई पकड़ लिया जाता है। पकड़ने के बाद हंगामा होता है कि अरे तो बैंक मैनेजर को ही मार दिया इसने, अब क्या होगा। तो उसके बाद दोस्तों अब लाइन जो है वो तितर बितर हो जाती है और इसके ऊपर कार्रवाई हो जाती है, क्योंकि एक असिस्टेंट मैनेजर को थप्पड़ मारना, गिरा कर मारना कोई मामूली बात तो थी नहीं। अब दोस्तों उसके बाद जो है जब सारा कुछ बवाल होता है,
तो जब प्रीतम को पता चलता है कि हाँ लड़की की जो है 15 तारीख को शादी होनी है और पैसों के लेकर बहुत ये परेशान है, तो वो कहता है चलो ठीक है, शादी का मामला है तो मुझे कोई कंप्लेंट नहीं करना है, कोई केस नहीं करवाना है, बस ये मुझसे माफ़ी मांग ले, क्योंकि इतने लोगों के सामने इन्होंने मुझे मारा है, तो ये मुझसे माफ़ी मांग लें और उसके बाद मैं जो है कुछ नहीं करूँगा। लेकिन दोस्तों जो रागिनी थी वो माफ़ी मांगने को तैयार नहीं थी, बोलती मैं गलत नहीं थी, मेरे साथ इतना किया जा रहा था तो इसीलिए मैं जो है मुझे गुस्सा आ गया, तो मैं नहीं माफ़ी मांग सकती। दोस्तों वो माफ़ी नहीं मांगती है और इधर जो है ये उसके बाद भी ये कहता है जो प्रीतम था कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, और नादानी में अगर गलती हो गई तो कोई बात नहीं। अब दोस्तों कहाँ शादी विवाह और कहाँ ये सारा बवाल, बीच में अलग ही बवाल पैदा हो जाता है। कुल मिलाकर जो है उसकी शादी उस दिन नहीं हो पाती। ये हुआ कि चलो अब जो है शादी टाल ही देते हैं, 3-4 महीनों के लिए वो शादी टल जाती है। अब दोस्तों उसके बाद जिससे उसकी शादी होनी थी उसका नाम भानु होता है। भानु से उसकी बातचीत होती थी, तो जब शादी टल गई तो फिर एक दिन जो है वो मुलाकात करने के लिए बुलाता है और उसके बाद जो है अब उससे इंटीमेट होने की कोशिश करता है और ज़बरदस्ती करने लगता है। जो रागिनी थी उसे मना कर देती है। इस मना करने पर जो भानु था वो दोस्तों मेडिकल स्टोर चलाता था, उसे मारपीट करता है, उसे मारता भी है, कहता है कि तुम्हारी जो है क्या औकात है, तुम इस तरीके से मना कर रही हो, और उसे बहुत उल्टा सीधा कह देता है, कम पढ़ी लिखी हो, ये है वो है, सभ्य नहीं हो, दिल्ली में रहकर भी तुम ऐसा सब सोचती हो। ये चीज़ें उसको बहुत बुरी लग जाती है। फिर भी उसके बाद वो सोचती है चलो ठीक है और ये रिश्ता जो है वो कायम रहना चाहिए। हालांकि उसकी बात नहीं मानती, लेकिन फिलहाल उसे मनाने की कोशिश करती है। लेकिन दोस्तों इस बीच में उसे और भी जो है भानु के असलियत के बारे में पता चलता कि ऐसे ये गुस्सैल किस्म का है और जो है पीता खाता भी है, तो ये लड़का कुल मिला जुला कर उसके लिए ठीक नहीं है। वो खुद ही उससे शादी के लिए मना कर देती है, कहती है मैं शादी नहीं करूंगी। घर वाले कहते फिर क्या करेगी। अब दोस्तों उसके बाद अब जो है भानु की बातें उसको इतनी लग जाती हैं कि वो कहती है ठीक है मैं पढ़ाई कर रही थी तो मैं पढ़ाई कंप्लीट करके ही अपनी शादी करूंगी। और दोस्तों फिर वो नीट का एग्जाम देती है। पढ़ने लिखने में काफ़ी अच्छी थी, लेकिन माता पिता को बस यही टेंशन थी कि इसकी शादी कर देते, उसके बाद छोटी बहन भी जो है वो शादी करने लायक हो रही थी तो उसकी भी शादी कर देंगे। तो फिर वो जो है वो नीट का एग्ज़ाम क्लियर कर लेती है और फिर MBBS में उसको दाखिला मिल जाता है। किसी तरीके से परिवार की जो है स्थिति वो तो ठीक नहीं थी, लेकिन जो आर्थिक स्थिति थी, लेकिन फिर भी वो जो है रागिनी को पढ़ाने का फैसला करते हैं और दोस्तों उसे एम्स में दाखिला मिल जाता है। गायनी डिपार्टमेंट में वो अपना पढ़ाई करने लगती है और वहाँ पर वो ये तीसरे साल की पढ़ाई कर रही थी। तीसरे साल की जब पढ़ाई कर रही थी तो फिर दोस्तों उसकी मुलाकात जो है वो प्रीतम से होती है। प्रीतम जो कि उस समय असिस्टेंट मैनेजर से मैनेजर बन चुका था, लेकिन अब उसके माँ की तबीयत खराब थी, उनको कैंसर था, तो कई हॉस्पिटल में दिखाते हुए अंत में दोस्तों डॉक्टर कहते हैं कि एम्स में जाओ, वहाँ पर कुछ हो सकता है। तो फिर वो एम्स में अपनी माँ को दिखा रहा था, लेकिन अब घर पे वो अकेला था, उसके माँ के अलावा उसका कोई नहीं था, इसीलिए वो बहुत परेशान रहता है और हॉस्पिटल के चक्कर काट काट कर वो परेशान हो जाता है। और तभी उसकी मुलाकात जो है वो रागिनी से होती है। लेकिन वो रागिनी से छुपने की कोशिश कर रहा था कि इसने मुझे वही लड़की है जो गिरा कर मारी थी, तो अब उसके सामने नहीं जाना चाहता था। लेकिन रागिनी जो है उसे माफ़ी मांगने के लिए ढूंढ रही थी कि कभी भी अगर उससे मुलाकात हो जाएगी तो वो माफ़ी मांग लेगी, क्योंकि वहाँ से उसका ट्रांसफ़र भी हो जाता है। उस वाक़ये के बाद, नोटबंदी के बाद कई लोगों का इधर उधर ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, बैंक मैनेजरों का, तो फिर उसे पता नहीं चलता कि वो अब उसकी ड्यूटी कहाँ पर है। फिलहाल जो है उसकी ड्यूटी कैलाश कॉलोनी में थी। तो फिर वो जो है अब जब उसकी मुलाकात होती है, रागिनी जब देखती है प्रीतम को तो सोचती है कि अरे ये तो प्रीतम है, जाती है और उसके बाद फिर वो उसी लिए माफ़ी मांगती है और प्रीतम से ये सारी बात बताती है। कहती है कि मैं और भी आपसे इसलिए माफ़ी मांग रही हूँ, और क्योंकि अगर उस दिन ये इंसिडेंट नहीं हुआ होता, ये वाकया नहीं हुआ होता, तो शायद हम पैसों का जुगाड़ कर लेते और उसके बाद मेरी उस लड़के से शादी हो जाती तो एक तो वो लड़का भी ठीक नहीं था और फिर ऊपर से मैं यहाँ पर ये डॉक्टरी की पढ़ाई भी नहीं कर रही होती।
स्थिति कुछ और होती। अब ये सुनने के बाद जो प्रीतम था वो दोस्तों मुस्कुराता है और कहता है कि अगर ऐसी बात है तो एक दो थप्पड़ और मुझे तुम मार लो, क्या पता अब और तुम्हारा कुछ भला हो जाए। लेकिन वो जो है शर्मा जाती है, कहती है सर अब आप जो है आप जूते मत मारो, चाहो तो आप भी मुझे एक दो थप्पड़ मार लो, लेकिन प्लीज़ आप ये बात अब मत कहना। और फिर से वो सॉरी बोलती है। फिर पूछती है कि आप यहाँ पर कैसे, तो वो कहता है कि मेरी माँ की ऐसी ऐसी हालत है और मैं परेशान हो गया हूँ, क्या करूँ, कोई लिंक भी नहीं है यहाँ पर मेरा। तो वो कहती है चलिए ठीक है कोई बात नहीं, और कहाँ पर है आंटी। फिर वो जाती है वहाँ पर जिस डिपार्टमेंट में जो है उसकी माँ थी, तो वहाँ पर वो एडमिट थी। जाकर वहाँ के डॉक्टर से बात करती है। डॉक्टर कहते हैं, बुरी खबर देते हैं, कहते भाई कि मामला जो है बस अंतिम चल रहा है, लास्ट स्टेज में है और इनका जो है इधर भी जा सकती उधर भी जा सकती, कुछ कहा नहीं जा सकता, इलाज तो बस चल रहा है। अब जब ये बात प्रीतम सुनता है तो दोस्तों वो रोने लगता है और जो रागिनी थी वो ढाढ़स बंधाती है, कहती है सर अब जो है जो हो गया सो हो गया, अब यहाँ पर कोई हमेशा के लिए रहने तो आया नहीं है, फिलहाल चलो यहाँ पर आप आए हैं तो यहाँ पर तो सबसे अच्छी कोशिश की जाएगी और अगर ईश्वर चाहेंगे तो बच भी सकती हैं, और नहीं तो फिर अब डॉक्टर जो कह रहे हैं तो अब वो जो है वही मान कर चलिए। अब वो कहता है कि मेरी माँ के सिवा मेरा कोई नहीं है। और फिर वो कहती है क्यों आपने अभी तक शादी नहीं की। दोस्तों जब वो असिस्टेंट मैनेजर बना था, नई नई पोस्टिंग हुई थी, अब मैनेजर हो चुका था, तो उसकी भी उम्र ज़्यादा नहीं थी, 30-32 साल की उम्र थी। वो कहता है कि नहीं मैंने शादी तो की थी, लेकिन जिससे शादी की थी वो जो है मेरे माता पिता के साथ रहना नहीं चाहती थी। मेरे पिताजी अभी 6 महीने पहले ही उनका देहांत हुआ है, तो वो भी बीमार रहते थे, माँ भी बीमार रहती थी। तो वो कहती थी कि जो है इन लोगों को कहीं और छोड़ दो, किसी और रिश्तेदार के यहाँ छोड़ दो। मैं किसके यहाँ छोड़ देता, मेरे माता पिता दिल्ली में रहे, दोनों जो है टीचर थे हमें, और मुझे उन्होंने पढ़ाया लिखाया पाला पोसा पैदा किया, मैं उसके लिए कैसे छोड़ देता। और वो मुझसे दिन रात लड़ाई करने लगी। मैंने कहा कुछ भी हो मैं अपने माता पिता को नहीं छोड़ सकता। तो उसने जो है डाइवोर्स का पेपर मेरे पास भेज दिया और अब मेरे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं, बहुत परेशान हो गया हूं। तो वो कहती है चलिए ठीक है कोई बात नहीं, फिलहाल आप जो है पूरा दिमाग जो है वो आंटी पर लगाइए और उसके बाद अब मैं हूँ, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो कहता है कि मुझे बैंक से भी इतने दिनों की मैं छुट्टी ले चुका हूँ कि अब छुट्टी मंजूर नहीं हो रही है, ऑडिट का समय है, तमाम चक्कर है, मैं ही मैनेजर हूँ। कहती है ठीक है अब जो है आप जो है अब टेंशन मत लीजिए, मैं हूँ। उसके बाद दोस्तों अब वो उसकी माँ की देखभाल करने लगती हैं। वहाँ पर अब वहीं की वो डॉक्टर थी तो जाहिर सी बात है तमाम उनका जान पहचान हर डिपार्टमेंट में उनका, तो वो जो है अब वहाँ पर उनकी देखभाल करने लगती हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। वो प्रीतम से कहती हैं आप अपनी ड्यूटी करो और यहाँ की चिंता मत करो, आप मेरे ऊपर छोड़ दो। उसके बाद दोस्तों अब करीब करीब वहाँ पर 1-1.5 महीने बीत जाते हैं। जो रागिनी थी वो बराबर उनकी देखभाल करती थी, प्रीतम जो है कभी कभी वहाँ पर आता था और इस तरीके से दोनों मिलकर उस उनकी माँ का, प्रीतम की माँ का ये दोनों देखभाल करते थे। लेकिन एक दिन जो रागिनी थी वो बहुत उदास थी, तो प्रीतम आकर जो है वो कहता है क्या बात है, आप क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम है क्या। तो बताना नहीं चाह रही थी, लेकिन फिलहाल वो कहती है कि हाँ कुछ है प्रॉब्लम। दरअसल जो है वो फीस के 3 लाख रुपए जमा करने हैं और बस पैसों की व्यवस्था कर रहे हैं, मम्मी पापा कहीं से हो नहीं रहा है, बस थोड़ी सी बस यही बात है। दोस्तों वो कहता है ठीक है आप जो है मेरी गाड़ी में चलिए। दोस्तों उसके पास कार थी, कार से वो प्रीतम आता जाता था, तो वहाँ पर वो जाता है और उसके बाद 3 लाख रुपए का चेक काट कर रागिनी को दे देता है। रागिनी जब ये चेक देखती है तो आंखों में आंसू आ जाते हैं, कहती सर लेकिन मैं आपको कहाँ से दे पाऊंगी। कहता है कोई बात नहीं, आप जो कर रही हैं मेरी माँ के लिए और यही क्या कम है, कोई बात नहीं, आपके पास जब होगा दे देना। और उसके बाद दोस्तों वो राहत की सांस लेती है, प्रीतम का हाथ पकड़ लेती है और जो है अब उस दिन के लिए बार बार वही उसके ख्याल मन में आता था। जब भी वो मिलती थी उसके लिए सॉरी बोलती थी, कहती है वाकई में बहुत गलत थी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन फिलहाल दोस्तों अब ये सब चल ही रहा था कि एक दिन जो है
प्रीतम की मां का निधन हो जाता है। और उसके बाद जैसे ही ये खबर प्रीतम को लगती है, प्रीतम वहीं पर था, वो फूट फूट कर रोने लगता है। रागिनी भी जो रोने लगती है और उसके बाद जो है रागिनी किसी तरीके से संभालती है। फिलहाल वो अपनी मां का अंतिम संस्कार करता है और उसके बाद रागिनी भी जो है उसमें शामिल होती है। लेकिन फिर जो है एक दिन बाद वो उसके फ्लैट पर जाती है, जो कि प्रीतम के माता पिता ही लिए थे, अच्छा खासा फ्लैट था, वहाँ पर जाती है। तो प्रीतम अब एकदम से उदास, एलोन, कोई नहीं था, उसका कोई रिश्तेदार भी ऐसा खास नहीं था। वो एकदम बिल्कुल उदासी की गहराइयों में डूब चुका था। वो रागिनी से कहता है कि मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, मेरी माँ के अलावा कोई नहीं है, जीने की इच्छा नहीं है। लेकिन दोस्तों रागिनी कहती है ऐसा मत कहो, और ऐसा मत कहो, कोई नहीं है, मुझे ही देख लो, मुझे ही अपना समझ लो। वो अब दोस्तों रागिनी की आंखों में देखता है तो रागिनी उसे जो है अब मन ही मन प्यार करने लगी थी। और उसके बाद दोस्तों दोनों में बातचीत होती है और कुछ दिन बाद दोनों एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार करते हैं। अब दोस्तों प्रीतम की मां का निधन हो जाता है, लेकिन रागिनी ने कभी प्रीतम को अकेलापन महसूस नहीं होने दिया। दोनों में दोस्ती हुई, प्यार हुआ और आखिरकार 2 साल जब उसका ये MBBS की पढ़ाई पूरी हो गई, उसके बाद MD करने की बारी आई, तब दोस्तों ये जो है दोनों 2022 में शादी के बंधन में बंध जाते हैं। और आज ये दोनों पति पत्नी बहुत ही खुश हैं। आज इन दोनों का एक बच्चा भी है। तो दोस्तों हम उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। और फिलहाल आपको ये कहानी कैसी लगी? ये कहानी खुद शेयर करी थी प्रीतम और रागिनी ने। आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी प्रकार की कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक नहीं किया अभी तक तो लाइक कर दीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।